हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है बच्चों। ये चैप्टर्स आपका मैं मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट लेके आया हूँ। मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट में सबसे पहले मैं मैट्रिसेज के बारे में बात कर लेता हूँ बच्चों। मैट्रिसेज क्या होती है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में जो हमारा लेसन 1 था उसमें ऑलरेडी डिस्कस करा था। मैट्रिसेज क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो सब बात वहां पे करा था। आज के लेसन में बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मैट्रिसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज पढ़ रहे थे बच्चों। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस कैसे कर सकते हैं, कब पॉसिबल होगा कब पॉसिबल नहीं होगा, ये सब बातों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसके आगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए जेईई मेंस में एडवांस में वो टोटल क्वेश्चंस को भी रखेंगे। आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम ट्रांसपोज देखेंगे, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का भी पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जेईई मेंस में एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में साथ में लेके चलूंगा एक एक करके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लिकेशंस के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिसेज होता है उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या कब पॉसिबल होता है। सबसे पहली बात तो मल्टीप्लाई तो तभी करेंगे बच्चों जब वो पॉसिबल होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात होती है कि पॉसिबल होगा भी या नहीं भी होगा। कब पॉसिबल होता वो कंडीशंस देखिए, एक छोटा सा कंडीशंस क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यहाँ पे देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। मीन्स क्या, आपके पास दो मैट्रिसेज होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेट आपके पास ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिसेज है बच्चों, ए आई जे मान लीजिए एम इंटू एन का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मैट्रिसेज है आपके पास आई जे मतलब आईएथ रो जेथ कॉलम, एम इंटू एन आपके पास ये रो और ये आपके पास कॉलम है, ठीक। एक सेकेंड मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पे मैं लेके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कुछ ऐसा बी आई जे आपके पास एन इंटू पी का, कुछ इस तरह का आपके पास दो मैट्रिसेज है बच्चों ए और बी। मुझे बताइए फर्स्ट मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ना। और सेकंड मैट्रिक्स का क्या बोला, नंबर ऑफ रो, ये वाला पार्ट। क्या ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ भी एन और यहाँ भी एन मतलब इक्वल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी पॉसिबल होंगे, ए बी आपके पास क्या पॉसिबल होंगे, ये भी पॉसिबल होंगे, ठीक है। कब, जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाए, ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए बच्चों। ये दोनों यदि इक्वल होगा तभी हम लोग बोलते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आपको बस यहाँ पे मेन बात क्या रख लेना है ना यार, नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स, आप ऐसे बोल दीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। बच्चों ये बात आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाए तो उस केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। ये समझ लिया यहाँ पे कि ये पॉसिबल था, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये पॉसिबल है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कितने होंगे। आप मान लो कि ए भी एक मैट्रिसेज था जिसको आप मल्टीप्लाई करा, ये आपके पास है बी आपके पास है, मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप बस ये देख लीजिए, आपके पास ए एक मैट्रिसेज था एम इंटू एन ऑर्डर का, आपके पास बी एक मैट्रिसेज था एन इंटू पी ऑर्डर का बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ बोला नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड फर्स्ट वाला का और नंबर ऑफ रो सेकेंड वाले के दोनों इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो इसके ऑर्डर क्या बनेंगे मुझे ये बता दीजिए। इसके ऑर्डर के बारे में यहाँ पे आपसे क्या बातें कर सकता है। हमारे पास दो मैट्रिसेज था ए बी, फर्स्ट का यहाँ पे क्या बच रहा था एम, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बच रहा था एम, और यहाँ पे क्या बच रहा था पी। तो आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या ऑर्डर हो जाएगा, एम इंटू पी ऑर्डर का हो जाएगा। ये तो दोनों इक्वल थे, ये तो दोनों इक्वल थे बच्चों। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट का क्या बच रहा था एम, यहाँ पे सेकंड वाले का क्या बच रहा था पी, एम इंटू पी ऑर्डर के मैट्रिसेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला, एम इंटू पी ऑर्डर होने वाला। यहाँ पे देख लीजिए आप फर्स्ट का जो छूट रहा था, फर्स्ट का आप ऐसे बोल सकते थे फर्स्ट मैट्रिसेज का रो सेकंड मैट्रिसेज का कॉलम, यहाँ पे ऑर्डर हो जाता मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है बच्चों। इतना सिंपल सा बात थी, आप इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए।
फिर मैं आपको एग्जांपल्स लेके यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक मैट्रिसेज ए लेता हूँ, फिर कोई एक मैट्रिसेज बी लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा सीन बनता है, क्या ऑर्डर होते हैं, वो सब के सब समझ में लगने वाले। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे मैं एक मैट्रिसेज लेके आया हूँ कि ये आपके पास मैट्रिसेज है। यहाँ पे क्या है, आपके पास ओनली वन रो है, तो ये कौन सा ऑर्डर का होगा बच्चों? यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, कितने ऑर्डर के? आपके पास ओनली वन रो और 3 कॉलम, तो क्या बोलते हैं आप इसको? 1 into 3 ऑर्डर का। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, इसको क्या ऑर्डर बोलेंगे आप? 3 into 3 ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए, ये आपके पास 3 into 1 ऑर्डर की मैट्रिसेज है। आपसे ये पूछा गया कि इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का बोल दे देता हूँ, मल्टीप्लाई इज पॉसिबल और नॉट, ये पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। मुझे बताइए, मैं क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मैं क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो के इक्वल क्या यहाँ पे है, आपको दिख रहा है? फर्स्ट में आपके पास कॉलम कितने थे बच्चों? 3। यहाँ पे सेकंड में आपके पास रो कितने थे? 3। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये दोनों का पॉसिबल है, तो कितने ऑर्डर के बनेंगे मुझे वो भी बता दीजिए। ये तो 3 इक्वल था, तो यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 1 into 3 के। ठीक है बच्चों, आपके पास यदि फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का बनेगा? 1 into 3 का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे बता दीजिए, अब आपके पास यहाँ पे एक और मैट्रिसेज था, ये 3 into 1 ऑर्डर का, 3 into 1 ऑर्डर का। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर, बस अभी मुझे देखना है कि ये पॉसिबल होता है या नहीं होता। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस पे भी मैं आऊंगा बहुत जल्दी। सबसे पहले ये दोनों में देखा कि ये पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल था। क्यों पॉसिबल था बच्चों? कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल था, यही बात थी। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होने वाला था मल्टीप्लाई करने के बाद? 1 into 3 का हो जाता, इनटू आपके पास यहाँ पे 3 into 1 ऑर्डर का। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों पॉसिबल है या नहीं? यहाँ पे कितने? 1 into 3, यहाँ पे क्या है? 3 into 1। आप क्या बोलते हो कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, है तो इक्वल। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये भी 3 आपके पास, ये भी 3, तो क्या आपके पास फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है? बिल्कुल है। यदि ऐसा है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और कितने ऑर्डर के बन जाएंगे? यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा था? फर्स्ट का देखिए रो, सेकंड का कॉलम, कितना बच्चों? 1 into 1 का। आपके पास देखो बिल्कुल यहाँ तक आप पहुंच पा रहे, 1 into 1 का एक मैट्रिक्स बन रहा है, मीन्स आपके पास ये क्या था? पॉसिबल था, ये आपके पास पॉसिबल था। यदि इस तरह का हमारे सामने एक मैट्रिसेज होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं 1 into 1 तक पहुंच सकता हूं, जो कि हमारा एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल वाला रूल के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। आपको बस वेट हो रहा होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस पर भी मैं आता हूं, बहुत जल्दी मैं बात करूंगा इसके बारे में। पहले मैं देखो कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। पॉसिबल होता है तो कंडीशंस क्या होती है, नहीं होता तो कंडीशंस क्या होती है। मैं आपको बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों यदि इक्वल है तो पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, क्या बोला? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो यदि इक्वल है तो पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। बस इतना सा बात है बच्चों। ठीक, यहां पे एक आपके सामने एक एग्जांपल रखा कि आपके पास A इक्वल टू डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ 1 2 3। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, यही ना? डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सभी जीरो हो जाते हैं। सेकंड भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बोलता है क्या? चेक AB इक्वल टू B होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिसेज है ऐसा 0, अब पहले 1 से स्टार्ट करिए, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। एक मैट्रिसेज आपके पास ऐसा है, A मैट्रिसेज और B मैट्रिसेज। मैं A भी निकाल लेता हूँ एक साथ ही, यहाँ पे लिख देता हूँ AB आपके पास A ये है और B आपके पास क्या था? 5 0 0 0 6 0 0 0 7, ये वाला पार्ट। आप यहाँ पे देखिए, ये 3 into 3 का, ये भी 3 into 3 का, तो पॉसिबल तो है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3, ये वाला पार्ट भी 3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे ऑर्डर बनेंगे ये भी 3 into 3 का ही बनेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस बात पे तो मैं बहुत जल्दी आऊंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन आपके पास कितना हो जाने वाला है? 0 0, आपके पास यहाँ पे 5 0 0, सेकंड में 0, ये आपके पास 12 0 0 0 21। मैं अभी डायरेक्टली लिखा, अभी रुक जाइए, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। आपको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन मैंने मैं अगले एग्जांपल्स में आपको कंप्लीट वे में सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास हो गया। ठीक है, ये ए बी पार्ट आ गया। ये भी किस ऑर्डर का? 3 into 3 ऑर्डर है। अब यदि बी ए निकालेंगे ना, यहाँ पे
बी ए का भी ऑर्डर 3 इंटू 3 का होगा। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये भी आपके पास यही एलिमेंट होने वाले हैं, 5 0 0 0 12 0 0 0 21 ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे ये देखें, अभी आपके दिमाग में बस एक क्वेश्चन हो रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये कैसे लिखी जाए। रुक जाइए बच्चों, रुकिए, इसके बाद मैं बस वही बताऊंगा। ये वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो कुछ ऐसा आता है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आता है, ये भी आपके पास 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए बी का जो वैल्यू है वही बी ए का वैल्यू है। मतलब वैल्यू इक्वल होने का मतलब, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या सेंस निकलता है कि दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों के ऑर्डर भी सेम होने चाहिए एंड आपके पास कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ठीक है, बाकी सारे मैच कर रहे, ठीक, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी इक्वल है। हम ये बोल सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास ए बी और बी ए इक्वल हो गया। क्या आप ऐसा ऑलवेज बोल सकते हैं क्या किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए ए बी फिर बी ए मल्टीप्लाई करिए और क्या दोनों इक्वल होता है क्या? नहीं, ये बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे इक्वल हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करा। कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, ये बहुत ही रेयर केस होता है बच्चों, ये बहुत ही रेयर केस होता है। इन जनरल, यदि इन जनरल की बात करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होता, ये बात बोलना होता है। इन जनरल ये दोनों बच्चों इक्वल नहीं होते। इन जनरल के मींस आप 99.99% केस में आप इक्वल नहीं देखेंगे, बहुत ही रेयरली एग्जांपल्स होता है। वही एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जैसा, एक आपके पास दूसरा वाला मैट्रिक्स है जिस तरह का है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कैसा बना, ए बी का जो वैल्यूज बना वही बी ए का भी वैल्यूज बना, मींस इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन इन जनरल बच्चों क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं इक्वल होते? क्योंकि यहाँ ऑर्डर की बात होती है, ऑर्डर वाइज बात करते हैं हम लोग, इसलिए ऐसा इक्वल नहीं लिख पाते। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट करिए। मैं आपको अब एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, कोई दूसरा मैट्रिक्स है, यदि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, बच्चों यहाँ पे देखिए आपके पास दो मैट्रिसेज है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि इसका पॉसिबल होगा ऑर्डर या नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ठीक है, ये किस ऑर्डर के है बच्चों, 3 इंटू 2 ऑर्डर के। तो मुझे बताइए कि दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यदि आपके पास ए है 3 इंटू 3 ऑर्डर के, बी है 3 इंटू 2 ऑर्डर के, तो क्या कंडीशंस क्या होती है बच्चों, यहाँ पर फिर से फोकस करिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। मींस पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। ठीक है, पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आपके पास ए बी, ए था यहां पे 2 3 5 0 1 2 1 0 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी कैसे है 3 1 0 2 3 4, कुछ ऐसा है। ये पार्ट आपके पास, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर के, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर के। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने ऑर्डर के बनने वाले, 3 इंटू 2 ऑर्डर के। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम बचता है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं हमेशा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा रो इंटू कॉलम आप टेक्निक अपनाइए, रो इंटू कॉलम टेक्निक अपनाइए। रो इंटू कॉलम के बाद बच्चों यहाँ पे समझिएगा, रो इंटू कॉलम। रो मीन्स यहां पे देखो आप, यहां पे आपके पास देखो ये क्या है, ये वाला पार्ट रो, और ये आपके पास क्या है, कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड का कॉलम, क्या बोला मैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, रो इंटू कॉलम फॉर्मेट अपनाइए। कैसे करते हैं, यहां पे आपके पास ये देखो 2, तो यहां पे क्या है 3। फर्स्ट का रो कितना था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कितना 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फिर देखो यहां पे सेकंड है, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका थर्ड। अब समझना इस बातों को, बहुत बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि 2 इंटू 3, यहां पे 3 इंटू 0 5 इंटू आपके पास 3, ऐसे लिखने वाले यहां पे। तो कंप्लीट वे में लिखता हूं इसको, देखिएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देख 3 प्लस। अब आती है कि सर इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, लिखेंगे कैसे, ऐड करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, आप ऐड करके लिखेंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस ये कितना 5 इंटू
3, 5 into 3 हो गया। कुछ ऐसा, ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया। अब देखिए मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करने वाला हूं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस, यहां पर देखिए बच्चों 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। ठीक है बच्चों, आपके पास कुछ ऐसा यहां तक आया। ठीक, समझ पा रहे ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से देख लीजिए आप एक बार, मैं बोला ये 2 और ये 3 पढ़ ले, मल्टीप्लाई करके यहां लिखा 2 इंटू 3, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 देखो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 लिखा हुआ। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, मैं पहले फर्स्ट रो उठाया तो दोनों कॉलम को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 इंटू 1 देखिए है, 3 इंटू 2 देखिए यहां पे, 5 इंटू 4 है यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझ में लगा। फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट रो को पहले मैंने दिया, अब यहां पे दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेकंड कॉलम के साथ भी, थर्ड होता तो थर्ड कॉलम के साथ भी कर रहे होते। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो का काम हो गया है, फर्स्ट रो को रहने दीजिए। अब मैं सेकंड रो पे आता हूं। सेकंड रो हमारा यहाँ पे, सेकंड रो हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिएगा बच्चों, 0, 1 एंड 2 है। सेकंड रो को उठाऊंगा, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ भी, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ भी, यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगा। कैसा होगा, आप मेरे साथ साथ आप समझिएगा चीजों को। 0 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बच्चों कितना, 3, 2 इंटू 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया है। ठीक, अब देखो फर्स्ट रो आपके पास, ये जो आपके पास सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ में कर रहा हूं, तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सेकेंड रो का भी हो गया, थर्ड रो लेते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, समझिएगा, 1 इंटू 3, 0 इंटू 0, 7 इंटू 3, ये आपके पास। ठीक है, अब यहां पे फिर से मैं ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 एंड 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। कुछ ऐसा बच्चों, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, ये पैटर्न समझ पा रहे हैं, मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये था, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये है। देख पा रहे हैं बच्चों ये, और ये मुझे बता दीजिए ये कितने ऑर्डर के बने हैं। आपका ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का बना है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का बना है। यदि ऐसा है तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐड करके एक एक करके अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 देखिए 6, ये तो 0, आपके पास ये 5, 6 प्लस 5 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। कितना बच्चों, 21 आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट कितना, 2 आपके पास, ये आपके पास 6, 2 प्लस 6 आपके पास 8 प्लस 20, 28। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0, ये भी 0, ये आपके पास 6। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आप बताइए मुझे, ये 0, ये 2 और ये आपके पास 8 प्लस 2 10। ठीक है, ये भी यहाँ पे मुझे बता दीजिए, ये आपके पास 3 और ये 21, तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बता दीजिए 1, ये तो 0, 28, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कितने ऑर्डर के, 3 इंटू 2 ऑर्डर के। क्या आप इस बातों को समझ पा रहे हैं? देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ मैं नहीं लिखती, एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते चले जाओ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं बस एक एक करके पूरा इसको डिटेल में मैं लिखा ताकि आप चीजों को देख के समझ पाए। ठीक है बच्चों, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 × 3 6, ये 0 हो जाएगा 15, 15 + 6 21। आप इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी यदि आपको प्रैक्टिस है तो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस यदि स्टार्टिंग में सीखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस करिए, उसके बाद आप भी यहाँ तक डायरेक्टली लिख पाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई जो आपने किया यहाँ पे, ए बी = आपके पास इतना हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बात यहाँ पे ये भी बता दो, सर ए था बी था, ए बी मुझसे पूछा गया था, ए बी बता दिया, क्या बी ए पॉसिबल था? क्या बी ए निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ बच्चों? बी का पहले बात करना होगा, बी का ऑर्डर कितना था यहाँ पे 3 × 2 का, और एक ऑर्डर कितना था बच्चों यहाँ पे? एक ऑर्डर था 3 × 3 का। मतलब मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेता हूँ, बी ए बी। यहाँ पे देखिए ना, बी ए यदि मैं मल्टीप्लाई करने जाता बच्चों तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, यही कंसेप्ट होता है। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं है ना, नहीं है तो इट मींस बी ए पॉसिबल होता है क्या? बी ए पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। यदि बी ए का मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं बी ए निकाल पाऊंगा कभी? क्या नहीं निकाल पाऊंगा। ये इस तरह के एग्जांपल्स में आप ओनली फॉर ए बी निकाल सकते हैं, बी ए नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपका यहाँ पे ये लेसन आपको सीखने को मिला। ठीक है, मैं और भी आपके सामने बहुत सारे अभी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो जिसके बारे में मैं एक एक करके डिटेल बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एग्जांपल्स एक बार नोट कर लीजिए, आई होप नोट कर ही लिए होंगे, जल्दी से एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का कुछ मल्टीप्लिकेशंस का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज कैसा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द मैट्रिसेस। नंबर 1 प्रॉपर्टीज बच्चों, आपके पास इफ ए बी = 0, यदि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 हो जाए, इसका ये मीनिंग होता है कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या आपके पास ए बी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, और या तो दोनों 0 नहीं होंगे, ए बी एंड बी बी नॉट इक्वल टू 0 होंगे। जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिसेस 0 होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, नॉन 0 मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट 0 हो सकता है। बिल्कुल, आप यहाँ पे ये बात समझ पा रहे हैं, तो ये सब बातें हो सकता है। ठीक है बच्चों, कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, आप लोग जनरली यही सोचते हैं कि या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ए 0 नहीं भी हो सकता, बी 0 नहीं भी हो सकता, उसके बावजूद भी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज ये बहुत ही छोटा सा बात है बट याद रखने वाली चीज है। नंबर 2 में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मीन्स आपके पास दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते ए और बी को तो ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या ऑलवेज होता है? क्या नहीं होता ना ऑलवेज। ये इन जनरल आप बात कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब आपके पास दोनों के या तो ऑर्डर डिफरेंट हो जाएंगे या मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर वाला डिफरेंट हो जाएगा, इसके चलते हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल बोल पाते हैं। किसी एग्जांपल्स में दोनों इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल्स यहाँ पे बताया था डायगोनल मैट्रिसेस का। एक आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स था, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो संयोग से कि दोनों सेम हो गया। ऐसा ऑलवेज नहीं होता बच्चों, ये आप ऑलवेज बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों का जरूरत होती है। आप यहाँ पे जो बात कर रहा हूं मैं, जे मेंस में, आपके पास एडवांस में, 12th के एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है। जितना आपको यहाँ पे जे मेंस में इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, बहुत कम चीजें पढ़ने से आपको यहाँ पे जेई में क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट 12th बोर्ड वाले जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ये बोल सकते हैं 12th का सबसे आसान चैप्टर आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट होता है, और जेई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब इजीएस्ट टॉपिक में रखा जाए तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट होती है। हम लोग तभी मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी पार्ट सेकंड वाला। पार्ट 1 यदि अभी तक नहीं देखा तो पार्ट 1 को जाके एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको वहां पे हर एक तरह का डेफिनेशन समझ में लगेगा। कुछ एग्जांपल्स भी मैं साथ में लेके चलाता हूं, वो भी आप समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप कोई भी चीज को सीक्वेंस वे में पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि पढ़ेंगे ना
बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में लगता है चीजें। आप रैंडमली बीच से कहीं भी उठा लेंगे या स्किप कर करके देखोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं लगेगी, आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा। हर किसी को ये होता है कि कितना जल्दी मैं सब कुछ सीख जाऊं, ऐसा नहीं होता ना। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है कि मतलब हम बस देखे और हमारा सब चीज याद हो गया, हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाने के लिए ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट भी आने चाहिए। बहुत ही छोटे छोटा पॉइंट से आपका एक पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट जनरेट होता है आपके अंदर, और उस कंसेप्ट को जब एडवांस वाले क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे तब जाके होता है। बहुत ही छोटा छोटा कंसेप्ट यूज करा जाता है। जेईई मेंस में भी मैं आपको बताऊंगा 21 में, जेईई मेंस 21 में जो क्वेश्चंस पूछे गए, हर एक सेट में 2 क्वेश्चंस पूछा है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। कितना आसान क्वेश्चंस है, आप यदि बेसिक चीजों को समझते तो आप वो क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा थ्योरी है, बहुत ज्यादा भी दिमाग लगाने की चीज है, बस आपको पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं जितना भी लेसन लेके आऊंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, आप कंप्लीट वे में यदि देख लेते हैं, बस मैं ये बोल सकता हूं मेंस के कोई भी क्वेश्चंस उठा लीजिए आपसे हो जाएंगे, एडवांस के कोई भी क्वेश्चंस उठा लीजिए हो जाएंगे। 12 तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी का क्या ही औकात है मतलब एडवांस के सामने। आपको बोर्ड के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैं जितना करा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी का करा रहा हूं, 12th वाले पार्ट को भी कवर करते हुए चल रहा हूं बच्चों। आप एनसीईआरटी देखते ही आप ऐसे सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, चुटकियों में सारे क्वेश्चंस निकाल दोगे बोर्ड वाले पार्ट का। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए और लास्ट तक देखने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से मतलब आउटपुट निकल के आने वाला आपके एग्जाम्स में। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये पार्ट तो ठीक है, ऐसा बात होता है। आप लोग डायरेक्टली बोल देते ए या तो 0 होगा या बी 0 होगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट वे में आपको एनालिसिस आनी चाहिए। नंबर 2 में देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए की पार्ट हमारे पास मतलब इन जनरल ऐसा होता है, किसी केस में इक्वल हो भी सकते हैं, सही बात है। अब यहाँ पे एक और बात, ए बी इक्वल टू बी ए, कितना छोटे सा बात लगता है कि ये ऐसा हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना बोलते हैं, जिसको कम्यूटेटिव डायरेक्टली बोल दिया जाता है। इससे जेईई मेंस को क्वेश्चन पूछ दिया है, आपको लग रहा होगा कि इतना बेकार सा थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है क्या, यही तो मैं बोल रहा हूं। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि ये सब आता होगा, हटाओ हटाओ, नहीं पढ़ना है। आप फिर एग्जाम में भी वही बात करने वाले, आपको लगेगा कि क्वेश्चंस में तो मतलब बहुत आसान है, लेकिन करने जाओगे तो होगा ही नहीं। दिक्कत ये फंस जाती है। इसीलिए चीजों को समझिए, अच्छे से समझने का कोशिश करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी महान बना तो एक दिन में नहीं हो जाता, एक दिन में आईटी क्वालिफाई नहीं हो जाते बच्चों, सालों सालों का मेहनत होता है तब जाके होता है। आप बस आज के बच्चे में ये लग रहा होता है कि मतलब बस मैं 1 महीना पढ़ के 2 महीना पढ़ के 10 दिन पढ़ के हम आईटी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एडवांस एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं बात बच्चों, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे थे। यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी आपके पास क्या हो सकता है, ये दोनों को पहले लिख सकते थे, इसको बाद में एसोसिएटिव बोलते हैं मल्टीप्लिकेशंस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रैकेट यहाँ लगाइए, यहाँ पे लगाइए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सब क्वेश्चंस करेंगे आप, यदि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की जाके तो आपको हर एक पैटर्न पे क्वेश्चंस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए a इंटू बी प्लस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ए बी के साथ मल्टीप्लाई, ए आपके पास सी के साथ मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, ऑर्डर मेन बात थी, ऑर्डर को आप बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ये तो आता ही रहेगा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस आप ये बोल सकते थे ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए लिखा जा सकता है कि बिल्कुल आप ऐसा बात कर सकते थे। यहाँ पे देखिए आपके पास ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ये बोलेंगे ये क्या पढ़ा है उससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है क्या, नहीं। यदि 2ab लिख दिया आपने तो गलत कर दिया। मैट्रिसेज में आप ऐसा बात नहीं करोगे बच्चों। क्या ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिखना होगा आपको, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। ए बी और बी ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं लगाया, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा लिखोगे, ए बी प्लस बी ए लिखोगे। इसके बेस्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मैं आपको, आप बोलेंगे कि ये दोनों कभी इक्वल हो सकता था क्या, होता तो है। कब होता है, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट मतलब कम्यूट में, जब उसे ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में ए एंड बी आर कम्यूट। देखिए यहाँ पे ये आपके पास 11th में ए एंड बी आर कम्यूट, देन ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चा। आप तभी जाके बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। ये वाला पॉइंट में देख लीजिए, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। यहाँ पे तो क्या बी इक्वल टू सी लिख देंगे क्या, आपको दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये दोनों को कैंसिल करो, ये दोनों इक्वल लिख दे, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास, ये एरो देके ऐसे काटा गया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, आई के पावर n कोई भी एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, उसका पावर कितना भी लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आई होने वाला। ठीक है, ये पार्ट। अगला 10th नंबर में देखिए ट्रेस ऑफ ए बी।
आपके पास यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस मतलब क्या होता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। कोई भी एक आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिसेज होता है, एक मैट्रिसेज है, उसको हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है उसका सम कर देना ही ट्रेस कहलाता है। तो ए बी का जो ट्रेस होगा वही बी ए का भी ट्रेस होगा। क्या ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेस इक्वल हो जाती है। तो हमेशा नहीं, कभी मान लीजिए हमसे ए दिया, बी दिया, आपसे बी ए पूछा जा रहा है और हमें ए भी आपको ऑलरेडी मान लो दे दिया है, हम बी ए निकालने लग जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे नहीं। आप इस प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट वे में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्वेश्चंस में इसके यूज बहुत ही तगड़े होते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास एक मैट्रिसेज है यहाँ पे कि 1x1, यहाँ पे आपके पास 3 into 3 ऑर्डर के, और ये आपके पास 3 into 1 ऑर्डर के मैट्रिसेज है। ये सब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में, दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ। आपसे पूछा x की वैल्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। एक क्वेश्चन बस आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आता है या नहीं, आप कितना सीखा अभी तक, वो चेक करने के लिए बच्चों। देखिए आपके पास, मुझे ये बताओ, ये कितने ऑर्डर के, 1 into 3 ऑर्डर के, ये आपके पास कितने ऑर्डर के बच्चों, 3 into 3 ऑर्डर के, और ये आपके पास क्या ऑर्डर का है, 3 into 1 ऑर्डर का है। मैं इसमें से पहले कोई भी दो को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप चलिए कि मैं इसको अभी एज इट इज मैंने दिया 1x1, 1 into 3 वाले पार्ट को एज इट इज मैंने दिया इनटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या बच्चों? यहाँ पे देखो ये कितना ऑर्डर का है, 3 into 3, यहाँ पे कितना 3 into 1 ऑर्डर के। आप क्या बोलोगे, ये देखो 3 और 3, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, यही ना बच्चों। तो पॉसिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, और किस ऑर्डर के बनेंगे, 3 into 1 ऑर्डर के बनेंगे, ये भी आपको पता है, 3 into 1 ऑर्डर के बनेंगे, 3 into 1 ऑर्डर के। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको मैं बताया कि मल्टीप्लाई कभी भी करना हो तो रो इंटू कॉलम लीजिए। रो इंटू कॉलम का मतलब क्या, मैं फर्स्ट रो उठाया यहां से, तो इसका फर्स्ट कॉलम, यहां तो एक ही कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कैसे लिखोगे बच्चों, 1 into x, देख लीजिए यहां पे 1 into x प्लस 2 into 1 प्लस 3 into -2, ये हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा, यहां पर तो कोई कॉलम है नहीं, तो आगे बात करेंगे, बस इतना ही पार्ट। अब यहां पे सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो आपके पास 0 into x, 0 into x प्लस 5 into 1 प्लस 1 into -2, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। अब देखिए यहां पे 0 into x अगेन थर्ड के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 into x प्लस 3 into 1 प्लस 2 into -2, ऐसा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं, आप कुछ इस तरह से लिख सकते थे। अब यहां पे देखिए इसको थोड़ा अच्छे से यदि लिख लेते आप, तो आपके पास क्या हो जाता कि ये जो पार्ट है ये तो है ही आपके पास 1x1, और ये कितना हो जाता आपके पास x, यहाँ पे आपके पास +2, यहाँ पे आपके पास -6, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास x -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास 5 - 2, ये आपके पास 3 हो गया, ठीक है। यहाँ बताइए ये आपके पास 0 3 प्लस -4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना 0 आ गया। अब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितने ऑर्डर के, 1 into 3 के, ये कितने 3 into 1 के। आप मुझे बताइए ये है 1 into 3 का और ये है 3 into 1 का, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 1 को आपके पास x -4 के साथ, x -4 प्लस आपके पास x को 3 के साथ, x into 3 प्लस 1 into -1, बस यही तो बात है, इतना ही तो होगा बच्चों, 1 into 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया, यहां पर देखिए 3x, आपके पास ये x कितना 4x, आपके पास -4 और यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 4x -5, ये पार्ट आपके पास क्या निकल के आ गया 4x -5 इक्वल टू 0। अब क्या बात करोगे, ये दोनों इक्वल है, तो 4x -5 किसके साथ इक्वेट करेंगे, इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो 4x -5 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5/4 आ गया, यही आपका आंसर हो गया।
आपसे क्या पूछा गया था, x की वैल्यू पूछा गया था। देखिए x की वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, 5/4 आ रहा है। आप फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करते कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए थी, ये आपको चेक करने के लिए आना चाहिए। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इस चीजों को। और आप मल्टीप्लाई तो आपको आनी ही चाहिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ रहे तो मल्टीप्लिकेशन यदि नहीं आएगा तो पूरा आगे का चीज ही बेकार हो जाएगा बच्चों। कोई भी क्वेश्चन में मान लो कि यूज हो जाता है जेईई के क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहला जो चीज आपको सीखना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक, एक बार में समझने लगे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखने की कोशिश करिए, आप बिल्कुल ही इजीली तरीके से समझ जाएंगे चीजों को, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई रैंडमली एग्जांपल से उठा लीजिए, एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा होता है मल्टीप्लिकेशन, बस याद क्या रखना बच्चों, रो इनटू कॉलम का फॉर्मेट लेना, फर्स्ट रो लियो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स को, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेके बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास फाइनल यहाँ पे आंसर आ गया, नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, इफ m इज ए मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 ऑर्डर के, किस ऑर्डर के, 3 into 3 ऑर्डर के कोई एक m मैट्रिसेस है, आपको यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखो कि m इंटू आपके पास ये पार्ट, ठीक है, इक्वल टू ये गिवन है, m इंटू दिस पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट गिवन है, और m इंटू दिस इक्वल टू ये वाला पार्ट गिवन है। आपके पास यहाँ पे पूछा क्या है, m की वैल्यू क्या होगा, m जो मैट्रिसेस था वो क्या होने वाला है, और आपको बता दिया कि m कितने ऑर्डर के, 3 into 3 ऑर्डर्स के है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों आप इस चीजों को, दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक तो थोड़ा सा यदि इनवर्स का आइडिया होगा तो उसके बेसिस पे भी आप काम कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए अभी तक तुम्हें इनवर्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास जो ये जो m मैट्रिसेस है इसको एज्यूम ही कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। 1 मिनट टाइम लग जाएगा लेकिन आप चीजों को करेक्ट कर पाएंगे बच्चों। देखिएगा आपके पास कोई एक m मैट्रिसेस है, कितने ऑर्डर के, तो 3 into 3 ऑर्डर के, आप एज्यूम कर लीजिए कोई एक 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस, लेट m इक्वल टू क्या लेना चाहोगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा ये वाला पार्ट आप यहां पे एज्यूम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपके पास क्या, ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई देखिए ये बनाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बनाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बनाता है, ऐसा कुछ बात है। तो आप यहाँ पे एक एक करके रिलेशंस उठाइए, ये मान लो क्यों आपने एज्यूम कर लिए, ठीक है ऐसा। अब मैं फर्स्ट वाला इसके साथ मैं m इंटू यहां पे कितना था 0 1 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, कितना होता -1 2 3। आप m के बदले में यहां पे टोटली ये रख सकते थे उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या चलो मैं मान लो रख ही देता हूं कि ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में कितना m आपके पास क्या a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 ऐसा कुछ आपने एक मैट्रिक्स एज्यूम किया था अभी m, वो लिखो, साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, इक्वल टू ये लिखने जा रहा हूं। अब यहां से मुझे इक्वेशंस बनाइए, कैसे, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अब क्या करने वाले बच्चों, फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, हमेशा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में होता है, हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए 0 और यहाँ पर आपके पास क्या था a1 इंटू 0, फिर हमारे पास कितना a2 इंटू 1 a3 इंटू 0, तो ये a1 और a3 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा क्या a2 वाला पार्ट बनेगा, a2 इक्वल टू इधर से हम बात देख लेंगे, इक्वल कर लेंगे यहाँ पे किसके साथ इक्वेट करेंगे, -1 के साथ, तो डायरेक्टली आपके सामने एक रिलेशन बनता आ रहा है, a2 इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों -1 बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, आप क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक। फिर देखिए a4 को 0 के साथ, a6 को 0 के साथ, a5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, a5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं हाथ बंद करके सारे मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, थोड़ा टेक्निक लगा के आप चीजों को करेंगे तो थोड़ा सिंपल वे में हो पाएगा। फिर यहाँ पे a8 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, a8 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 3 वैल्यूज तो आपको चलो आ गया, पहले स्टेप में आप टोटल 9 वैल्यू एज्यूम करा था, उसमें से 3 आपको यहाँ पे निकल चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये सेकेंड वाला पार्ट पे, सेकेंड वाला पार्ट पे अगेन आपको क्या है, यहाँ पे m इंटू 1 -1 0, ये इक्वल टू कितना 1 1 -1 है, ऐसा कुछ है, ठीक है बच्चों। m का मतलब यही वाला पार्ट, आप चाहो तो यहाँ रख लो, आपको स्पेस है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे उठा के रखो, साथ में मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू इसके साथ ले लो, तो हम यहाँ क्या करेंगे a1 -a2, और ये वाला पार्ट तो 0 था, देख पा रहे बच्चों आप, ये a1 इंटू 1 a2 इंटू -1 a3 इंटू 0 कितना हो जाएगा
a1 माइनस a2, a1 माइनस a2 इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पे 1। डायरेक्ट वे में लिखने की कोशिश करिए थोड़ा फास्ट। a4 आपके पास यहाँ a5, a4 माइनस a5 इक्वल टू कितना, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों a7 माइनस a8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करा, a1 इंटू 1, a2 इंटू -1, a3 इंटू 0, ठीक है, ये इक्वल टू कितना होता, 1 होता, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता। फिर a4 इंटू 1, a5 इंटू -1, a6 इंटू 0, तो यहाँ पे लिखो a7 इंटू 1, a8 इंटू -1, a9 इंटू 0, यहाँ पे लिखो। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, क्या समझ पा रहे यहाँ पे। अब ये 3 वैल्यूज a2, a5 और a8 का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दिया था, तो a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप a1 की वैल्यू निकाल पाओगे। a1 a2 की जगह कितना रख देंगे, -1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से a4 का वैल्यू मुझे बता दो, a4 की वैल्यू आपके पास, a5 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितना था, 2, तो -2 आपके पास ये कितना हो जाएगा, राइट साइड भेज देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a7 की वैल्यू बता दीजिए, a8 का वैल्यू आपने निकाला था 3, तो यहाँ पे -3 आपके पास, ये राइट साइड गया तो 3 - 1 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा। ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये भी हो गया। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, ये वाला पार्ट, m इंटू आपके पास अगेन m इंटू ये वाला पार्ट है। तो मैं इसके लिए क्या बात करूंगा, ये आपके पास सेकंड था, ये सेकंड था, ये वाला फर्स्ट है। मैं थर्ड के बारे में यहाँ बात कर लेता हूँ बच्चों, थर्ड के बारे में यहाँ बात कर लेता हूँ। m इंटू 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास m तो ऑलरेडी है, m इंटू 1 मतलब a1 कितने बन देंगे यहाँ पे, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0 होगा बच्चों। आप समझ पा रहे हो, m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये आपके पास, ये आपके पास और ये आपके पास, ऐसा होगा। अगेन अब क्या बोलेंगे, a4 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल टू 0, a7 प्लस a8 प्लस a9 इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पे 12 है, ये 12। वही यहाँ पे 3 वैल्यूज, यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या सम निकल के आ जाएगा, a3 का वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चों। a3 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आप और क्या निकाल पाएंगे, a6 निकाल लेंगे, a6 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 एंड a9 भी आप निकाल पाओगे यहाँ से, a9 की वैल्यू आपको आ जाता है 7 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स जो आपने एज्यूम करा था, वो टोटल 9 के 9 एलिमेंट्स आपने यहाँ पे निकाल दिया। तो आपसे यदि पूछा जाएगा m मैट्रिसेस क्या है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस इसकी जगह पे। कितना हो जाएगा बच्चों, 0 -1 1, ठीक है, 3 2 -5, ओके, एंड 2 3 7 2 3 7, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा, यही m मैट्रिसेस है। आप इस मेथड से आप कुछ ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, चीजों को समझिए। मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट वे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस जिससे काम हो जाए बस उतना ही काम कर रहे हैं, बाकी जीरो वाला पार्ट को हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट, ये वाला रिलेशंस को मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वेशंस बनाया, तो ये तीनों वैल्यू निकल कर गए। थर्ड में ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई करा, ऐसे 3 इक्वेशंस बने, यहाँ पे आपने ऑलरेडी 6 वैल्यू निकाल लिया था, तो बाकी जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज थी, वो 3 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे थी, ये वाला 3 वैल्यूज आपके पास आ गया। टोटल 9 एलिमेंट्स जो आपने एज्यूम करा था A1 से लेके A9 तक, सभी ने आपको यहाँ पे सभी कैलकुलेट कर लिए, सब कैलकुलेट कर लिए, तो इसकी जगह पे रिप्लेस कर दीजिए। m का वैल्यू ही पूछा था क्वेश्चंस में, देख लो, तो m मैट्रिक्स आपने यहाँ पे बता दिया, यही हमारा फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे a इक्वल टू ऐसा, a के पास 70 इक्वल टू पूछा है, ये आपके पास w नहीं, ये ओमेगा है। ओमेगा मींस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, वेयर ओमेगा मींस ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आप समझते होंगे कि x³ - 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैं लिखता हूं 1 के पावर 1/3, 1 के पावर 1/3 की 3 वैल्यूज होती है, एक तो 1 होती है, एक ओमेगा होती है, एक ओमेगा स्क्वायर होती है। बच्चों जानते हैं ये कंसेप्ट आप, कोई भी आपके पास एक इक्वेशन होता है x³ - 1 इक्वल टू 0, तो x³ इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना होता है 1 के पावर 1/3, 1 के पावर 1/3 को ही बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
ये पार्ट आपके पास यहाँ से 3 वैल्यू जाती है। कैसे आता है इसको तो डिटेल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, चीजों बस एक थोड़ा सा एक लाइन में समझ लीजिए। ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, इसके 1 रूट 1 होते, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यहाँ से एक बात ये पता चलता है कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड एक और बात, ओमेगा के ऊपर 3 मतलब 3 n की वैल्यू आपके पास ऑलवेज कितना होती है, 1 होती है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों। तो ओमेगा के ऊपर 3 की वैल्यू कितना होती है, 1। ओमेगा के ऊपर 6 का वैल्यू कितना, 1 होती है। मतलब 3 के मल्टीपल्स में वैल्यू जो ऑलवेज 1 देता है। तो ये दो रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी आपको याद होनी ही चाहिए ये चीजें। जरूरी नहीं कि हम इसको पढ़ने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का वेट करते रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब न, लेकिन आपको इसका यूज तो कहीं पे भी आ सकता है। तो ये बेसिक बात था, आना चाहिए। ये क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स थे। रूट्स आपके पास कितने, यहाँ पे 3 रूट्स, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। अब बोलेंगे ओमेगा को कोई वैल्यू भी होता होगा क्या, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये पार्ट होती है। तो प्लस वाला यदि ओमेगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहां से आता है सब आप समझेंगे, ये समझने कहां से आता होगा। ये x क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वाला पार्ट। मैं क्या बोला, इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से तो 1 हो गया। बाकी जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बना, कौन सा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, वहां से रूट निकालने जाते थे, इमेजिनरी रूट्स आते। कैसा रूट, यही तो आता है। इसी को हम एक को ओमेगा बोलते हैं, दूसरा वाला पार्ट को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, सम ऑफ रूट्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। तो कितना, माइनस बी बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और यदि आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 दिख जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट और 1 है, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दो कंसेप्ट जनरेट कर लिए जाते हैं, ये वाला पार्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये किसी भी चैप्टर्स में ये लगता रहता है, बेसिक है, ये बिल्कुल ही बेसिक बात थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ठीक है, चलो हमें इतना कुछ नहीं, यहाँ पे तो ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था, ये तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में चला गया। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट कैसे करते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया था a के पास 70, आपके पास कितने होंगे ऐसा पूछा है। तो मैं सबसे पहले a के पास 70 तो डायरेक्टली तो नहीं निकल पाऊंगा ना बच्चों। आप बताओ क्या डायरेक्टली एक बार में हो पाएगा क्या, नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न बनाने का सोचेंगे, किस तरह का पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने जाएंगे। मान लीजिए इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ, ए स्क्वायर निकालने जाएंगे, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये पार्ट है आपके पास, अगेन ओमेगा 0 0 ओमेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करने से ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 0, ये ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ऐसा पार्ट बना। ठीक है, दो से भी कुछ नहीं पता चला मुझे, एक बार और मैं देख लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसा होगा हमारा। तो हमारे पास ये ओमेगा क्यू 1 के पावर 3 को क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ये आपके पास कुछ ऐसा ए स्क्वायर के पार्ट ये और आपके पास ए वाला पार्ट ये है। मल्टीप्लाई करिए इसको मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो ये कितना, ओमेगा के पावर 3 0 0 ओमेगा के पावर 3 ऐसा आता है। यहां से देखने से ये समझ में आता है, यदि हम यहाँ पर डिग्री कितना था 1, तो ओमेगा के पावर 1 0 0 ओमेगा के पावर 1 था। ठीक है, यदि 2 है तो यहाँ पे देखिए 2 0 ओमेगा 0 आपके पास ओमेगा के पावर 2, 3 होने से 3, इसका मतलब क्या 70 होने से क्या 70 हो जाएगा क्या, बिल्कुल यही तो बात थी, यही पैटर्न। एंड सो ऑन आप ऐसा लिखते चले जाते। तो ए के पास 70 यदि आप लिखने जाते तो ए के पास 70 आपको क्या आ जाता, ओमेगा के पास 70 0 0 ओमेगा के पास 70 बच्चों, कुछ ऐसा लिख देते। ठीक है, ये चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा के पास 70, अभी भी मैं बताया था एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट था, ओमेगा के पास 3 यानी कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 3 की मल्टीपल्स वाले वैल्यूज ऑलवेज कितना देते हैं, 1 देते हैं। तो यहाँ पे 70 है, 70 को 3 के मल्टीपल लेंगे, लेकिन 69 तो है ना, तो इसको क्या लिख सकते थे, ओमेगा के पास 70 को ओमेगा के पास 69 इंटू ओमेगा तो लिख सकते थे ना बच्चों। तो ओमेगा के पास 69 कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 69 वाला बचेगा क्या यहाँ पे ओमेगा। तो ये पार्ट आप क्या लिखेंगे, ओमेगा 0 0 ओमेगा हो जाएगा। मैं क्या बोला, ओमेगा के पावर 70, ओमेगा के पावर 70 को मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा के पावर 70 यहाँ देख लीजिए बच्चों, ओमेगा के पावर 70 को ओमेगा के पावर 69 इंटू ओमेगा लिखता हूँ, और ये वाला वैल्यूज तो 1 होता है, क्यों, यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, और ये वाला पार्ट क्या था, ये तो ए था। इट मींस ए के पावर 70 इक्वल टू भी ए आएगा क्या, बिल्कुल यही आने वाला है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज है, आपको मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया, वो चीज आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप साइड में इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यदि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा कुछ पार्ट है तो हमारा क्या रिजल्ट होने वाला है, इसको भी साइड में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही कम का है ये रिजल्ट। ओके, नोट करिए।